हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे इकोलॉजी। बीएससी के अकॉर्डिंग है और आपको इसमें जनरल टर्म्स और सारी चीज़ें बताई जाएंगी, इलेबोरेट किया जाएगा उनको। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज इकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इकोलॉजी के अंदर ये सब चीजें क्या आपस में रिलेटेड होती हैं। एक्चुअल में इकोलॉजी होती ही क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंट एंड होल हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। मीन्स क्या है कि इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसके साथ का एनवायरमेंट कैसा है, वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, और ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे कि इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एनवायरमेंट्स क्या होते हैं। इट इज स्टडीड एट वेरियस लेवल सच एज द ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी को हम अलग अलग लेवल पर पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, पॉपुलेशन के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। इन सभी लेवल पर हम इकोलॉजी स्टडी करते हैं। एन इकोलॉजिस्ट प्राइमरी गोल इज टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, अडेप्टेशंस एंड हैबिटेट, इंटरेक्शंस एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिस्ट जब होते हैं तो वो चीज़ों को क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसने कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्या उसका हैबिटेट है और क्या उसकी हैबिट्स हैं, कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है ऑर्गेनिजम्स की। तो वो सभी क्या है इकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और इकोलॉजी में इन सब चीज़ों की स्टडी ही होती है। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, इंटरेक्शंस एंड अडेप्टेशंस। इकोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि कैसे उसके लाइफ प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनिज्म के, कैसे वो इंटरेक्ट करता है, कैसे वो अडॉप्ट करता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी थ्रू लिविंग कम्युनिटीज। मटेरियल कैसे मूव करता है, एनर्जी कैसे मूव करती है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है कम्युनिटी के अंदर। सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सक्सेशन कैसे होता है? सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले बेयर रॉक्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर फंगस ग्रो करना स्टार्ट की, लाइकेन ग्रो किया, फिर शॉर्ट प्लांट्स आए, सब्स, हर्ब्स, फिर टॉल ट्रीज आए। तो इस तरीके से क्या है वो होता है सक्सेशन। तो हम क्या हुआ, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, वो क्या होती है स्टेज टू स्टेज जब ग्रो करती हैं वेजिटेशंस, दैट आर द सक्सेशन। और वो इकोसिस्टम में किस तरीके से होता है, ये सब चीजें इकोलॉजी में स्टडी होती है। इंटरेक्शंस कैसा है, कॉपरेशन इंटरेक्शंस, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस, प्रेडेशंस, वो स्पीसीज के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है, दैट आर आल्सो नोन एज द इकोलॉजी। अबंडेंस, ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उनका बायोमास कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम प्रोसेस। बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से अरेंज है, उसके इफेक्ट क्या है इकोसिस्टम के ऊपर, कैसे वो प्रेजेंट होती है, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी के अंदर। मेनली इकोलॉजी में हम इन चीज़ों को अलग से देखेंगे। इसके अंदर हम जर्नल बताएंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या कम्युनिटी होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जर्नल जो इकोलॉजी होती है। द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय इन द 1866 बाय द जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने सिर्फ टर्म दी थी, वर्ड दिया था। इट बिकम ए रिलीजियस साइंस इन द लेट 19th सेंचुरी। बाद में क्या इसमें साइंस में इसको स्टडी किया गया। इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अडेप्टेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शंस आर कंसंट्रेशंस ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजिकल थ्योरी। इवोल्यूशन कैसे हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट का, प्लांट्स की, वेजिटेशंस का किस तरीके से अडॉप्टेड है वो, कैसे वो नेचुरल सिलेक्शंस आ रहा है। इकोलॉजी में नेचुरल सिलेक्शंस मेन होता है, तो उस इवोल्यूशन के साथ उसमें इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। इकोलॉजी और इवोल्यूशन आपस में रिलेटेड थिंग्स होती हैं, तो कुछ चीज़ें इकोलॉजी में पढ़ाई जाती है, कुछ इवोल्यूशन में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट अलग से ग्रो हुए हैं, एनिमल अलग से बने हैं। प्लांट और एनिमल इकट्ठा ही साथ में क्या है ग्रो करते हैं और वो ऐसे एक साथ में ही अडॉप्ट करते हैं।
इकोलॉजी के लेवल्स किस तरीके से होते हैं, कैसे पढ़ते हैं हम? पहले ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन, आफ्टर दैट कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। ये 5 लेवल्स के ऊपर हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो इसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब हमने जो पढ़ा है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, कि पहले एक ऑर्गेनिज्म जुड़ेगा तो पॉपुलेशन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जुड़ेंगे तो पॉपुलेशन बनाएंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन जुड़ेंगी कम्युनिटी बनाएंगी, बहुत सारी कम्युनिटी जुड़ के इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करेंगी, इकोसिस्टम जुड़ के क्या है, बायोस्फीयर को शो करेंगे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म को। तो ये सबसे लोवेस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, विच इंक्लूड बोथ यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप का हो सकता है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, वो मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। All the living species in this level exhibit all the characteristics required for the existence of life. लाइफ शो करने के लिए, फिर किसी को स्टडी, किसी पूरी स्पीसीज को स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ उस स्पीसीज के क्या है, एक जैसे होते हैं। तो वो लोवेस्ट जो मार्किंग है या लोवेस्ट लेवल जो है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंस करेंगे और ऑर्गेनिज्म को शो करते हैं कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लिविंग लाइक थिंग्स टेक इन द मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग दैट दे यूज फॉर ग्रोथ एंड टू प्रोवाइड एनर्जी। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ग्रो करते हैं और एनर्जी उससे गेन करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। न्यूट्रिएंट्स किस ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स के क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। और उसमें क्या क्या लेते हैं? प्रोटीन से एनर्जी मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है हमें, फैट से एनर्जी मिलती है। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिशन है। उसके बाद वो न्यूट्रिशन कर लेता है तो रेस्पिरेशन भी करता है। रेस्पिरेशन क्या होता है एग्जैक्टली, कि जो फूड हमने लिया है उस फूड का ऑक्सीडेशन, दैट इज द रेस्पिरेशन। Respiration is the release of energy from the food substance in the living cells. Living cells से उस जो फूड हमने लिया है, जो न्यूट्रिशन हमने लिया है, उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी लिबरेट होना, दैट इज द रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड विद इन देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर कैरी आउट द फॉलोइंग प्रोसेसेस। और सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, मोमेंट्स करना, एक्सक्रीशंस करना, वो सभी क्या है, एनर्जी के साथ होते हैं। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। मोमेंट ऑल लिविंग थिंग्स मूव, वो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो मूव करेगा। अगर प्लांट्स हैं तो वो क्या करते हैं, अलग तरह का मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स हैं तो अलग तरीके का मूवमेंट होता है। इट इज द वेरी ऑब्वियस दैट ए लिपर्ड मूव, बट व्हाट अबाउट द थॉर्न्स ट्री इट इज सिट ऑन। ये कहा कि लिपर्ड तो मूव करती है, लिपार्ड तो मूव करती है, लेकिन जो प्लांट्स के ऊपर थॉर्न्स होते हैं वो मूव नहीं करते। दैट मीन्स ये नहीं है कि प्लांट लिविंग नहीं है। प्लांट्स टू मूव इन मोमेंट्स इन वेरियस डिफरेंट वेज। प्लांट्स का जो मोमेंट्स होता है वो अलग तरीके से होता है। द मोमेंट्स में बी सो स्लो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी। मोमेंट्स करते हैं वो, जब विंड होती है तब मोमेंट होते हैं उनके अंदर, फ्लो करते हैं, लीव्स है ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, उनके बाद जब एक लिमिटेशन ग्रोथ के बाद उनकी क्या है, डेथ हो जाती है। वो सभी क्या है, एक मोमेंट्स शो करते हैं। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट रिमूव आउट। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक्सक्रीशन भी करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द सेल्स दे हैव टू गेट राइड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विच माइट पॉइजन द सेल। एक्सक्रीशन के अंदर हम स्टडी करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की, और नाइट्रोजनस वेस्ट केमिकल रिएक्शंस के बाद, डाइजेशन के बाद ये प्रोड्यूस होता है सेल्स के अंदर। और जब वो उन सेल्स के अंदर अगर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिपॉजिट होता है, तो वो वहां पर पॉइजन की तरह एक्ट करता है। तो उसको क्या करना होता है, बॉडी से रिमूव करना, गेट राइड ऑफ वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जब होता है दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन जरूरी होता है, अदरवाइज वो पॉइजन की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल, और ज्यादातर क्या एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट। The waste product of the metabolism and substance in excess from the body of an organism.
एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो जाता है ये नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल, तब क्या बॉडी इसको रिमूव कर देती है। तो ऑर्गेनिज्म की क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ, लिविंग है तो ग्रोथ होगी उसके अंदर। लिविंग इज सीन इन ऑल लिविंग, सॉरी ग्रोथ इज सीन इन द ऑल लिविंग थिंग्स। इट इन्वॉल्व यूजिंग फूड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। द परमानेंट इंक्रीज इन द सेल नंबर एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। तो उसमें क्या है, सेल्स का नंबर भी बढ़ता है और सेल का साइज भी बढ़ता है, तो उससे क्यों क्या बोलते हैं हम, उसकी ग्रोथ हो रही है। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। सेंसिटिविटी, ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू सेंस एंड रिप्रोड्यूस टू स्टिमुलस अराउंड देम सच एज लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ग्रेविटी एंड केमिकल सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, वो क्या होती है उसकी सेंसिटिविटी। जो भी रिस्पांस, जो भी स्टिमुलस आएगा उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, वो रिस्पांस करते हैं। जैसे लाइट है उसके अगेंस्ट, टेम्परेचर के अगेंस्ट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंसेस, उन सब के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो रिस्पांस करते हैं। दैट आर द सेंसिटिविटी। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या ये एबिलिटी होती है। तो ये सभी क्या थी इसकी, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो शो करती हैं कि दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट क्या आती है, पॉपुलेशन। A population is a group of individual of a single species living together within a particular geographical area. Population क्या होती है, बहुत नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, आपस में इकट्ठा रहते हैं और एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं। दैट आर नोन एज द पॉपुलेशन। दे इंटरब्रीड एंड compete with each other for the resources. वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरब्रीड करते हैं और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं। एक दूसरे के साथ क्या उनका कंपटीशन होता है कि जो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो कंपटीशन लेवल कम होगा। अगर रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा रिसोर्सेज के लिए। पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन साइज एंड द डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज क्या होता है, टोटल साइज इज जनरली एक्सप्रेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, दैट आर द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एनवायरनमेंट। डेंसिटी क्या होती है कि उन्होंने कितना साइज घेरा है। यहाँ पर क्या करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की या फिर एक यूनिट एरिया की, इस यूनिट एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं, वो क्या होती है डेंसिटी। अगर ज़्यादा है तो डेंस है, अगर कम रहते हैं तो दैट इज द रेयर। अगर काउंटेबल है तो हम वहाँ पर इंडिविजुअल काउंट करते हैं, अगर काउंटेबल नहीं होते हैं तो हम उसकी वॉल्यूम काउंट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया के केस में हम उनकी वॉल्यूम करते हैं, क्योंकि हम बैक्टीरिया को इतने नेकेड आई से काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, उनकी वॉल्यूम काउंट करते हैं। लार्जर ऑर्गेनिजम्स एज ट्रीज में बी एक्सप्रेस्ड एज 100 ट्री पर हेक्टेयर। जैसे अगर ट्रीज की बात करते हैं तो हम काउंट करते हैं, हो सकता है वहां पर क्या होते हैं, जैसे 100 ट्रीज पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के अंदर 100 ट्रीज प्रेजेंट है। वेयर एज द स्मॉलर वंस लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, वहां पर हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यहाँ पर हमने क्या बात की, वॉल्यूम के केस में बात की। तो इस तरीके से क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, डेंसिटी पर यूनिट एरिया, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में कितने प्रेजेंट है, दैट आर द पॉपुलेशन डेंसिटी। इन टर्म ऑफ वेट इट मे बी 50 किलोग्राम ऑफ फिश पर हेक्टेयर ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। अगर हम वेट की बात करते हैं तो इस तरीके से हो सकता है कि 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ द वाटर सरफेस। Density may be numerical density when the size of individual in the population is relative uniform as mammal, birds and insects of the or the biomass density. Biomass density क्या होती है कि biomass per unit area or the volume. When the size of individual is variable such as the tree. वहाँ पर क्या होता है, उनका साइज वेरी करता है। तो बायोमास क्या होता है उनका, कि मास कितना है उसके अंदर, दैट आर द बायोमास। लिविंग्स के अंदर कितनी बायोमास प्रेजेंट होता है, दैट आर नोन एज द बायोमास डेंसिटी। बायोमास में क्या करते हैं हम, वही कि बायोमास पर यूनिट एरिया कितना प्रेजेंट है। पैटर्न ऑफ डिस्पर्सल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर आर डिफरेंट। पॉपुलेशन डेंसिटी इज आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू द क्रूड डेंसिटी एंड द इकोलॉजिकल डेंसिटी। फिर दो टर्म्स आती हैं कि वन इज द क्रूड डेंसिटी, सेकंड वन इज द इकोलॉजिकल डेंसिटी।
क्रूड डेंसिटी के अंदर क्या होता है, इट इज द डेंसिटी पर यूनिट टोटल सरफेस, कि जितना स्पेस वहां पर प्रेजेंट है उसको हमने काउंट किया और उसके अंदर ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट हैं, कितना डेंसिटी से प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड एज द क्रूड डेंसिटी। और इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक या फिर इकोनॉमिक डेंसिटी क्या होती है, एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, क्योंकि जितना ये एरिया यहाँ पर है सारा का सारा तो हैबिटेबल नहीं है, सारा का सारा तो रहने लायक नहीं है, कहीं पर भी क्या है, रिवर हो सकती है, वो एरिया हमें निकालना पड़ेगा, कहीं पर भी माउंटेन हो सकता है, वैली हो सकती है, वहां तो नहीं रह सकते हैं। तो वो जो एक्चुअल में होता है ये है टोटल हैबिटेबल एरिया, और रियलाइज्ड या फिर इकोलॉजिकल के केस में क्या होता है कि एक्चुअल में कितना होता है, इट इज द डेंसिटी पर यूनिट हैबिटेट स्पेस। हैबिटेट स्पेस के अंदर जितने डेंसिटी प्रेजेंट होती है दैट आर द एक्चुअल और द इकोनॉमिकल डेंसिटी, दैट इज द अवेलेबल एरिया और द वॉल्यूम दैट कैन बी एक्चुअली बी कॉलोनाइज्ड बाय द पॉपुलेशन। वो एरिया एक्चुअल का एरिया जितने में हम रह रहे हैं दैट आर काउंटेड इन द इकोलॉजिकल डेंसिटी। These distinctions become important due to the fact that organisms in the nature grow generally clumped into the groups and rarely as uniform distributions. क्लम्पिंग में हम सबसे ज्यादा रहते हैं, चाहे अगर प्लांट्स की बात करते हैं, एक ही जगह क्या है बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठा होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक जगह क्या होते हैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बाकी एरिया ब्लैंक होता है। फिर फॉर एग्जाम्पल इन द प्लांट स्पीसीज लाइक कैसिया टोरा, ऑप्लिसिमेंसिस, Brumeni, etc. Individuals are found more crowded in the shady patches and few in other parts of some area. एक जगह तो एक नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, एक एरिया ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ही ब्लैक हो, वहां बहुत कम नंबर में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। The density calculated in total area would be crude density, whereas the density volume for only shaded area would be the ecological density. अगर हम टोटल की बात करते हैं तो क्या होती है, वो क्रूड डेंसिटी होती है। अगर हमने वो एरिया की काउंट किया जो सैडी एरिया है, वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं दैट आर द इकोलॉजिकल डेंसिटी। एक्चुअल में तो वही रह रही है ना, सभी में तो नहीं रह रहे हैं, तो उसको अगर हम काउंट करते हैं दैट आर द इकोलॉजिकल डेंसिटी। अगर टोटल की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, क्रूड डेंसिटी। पॉपुलेशन का डिस्पर्सल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। Dispersal is a special pattern of individual in a population related to one another. कि किस तरीके से organisms present है, that are known as the dispersal. Regular dispersal, random dispersal and the clump dispersals. Regular dispersal के अंदर क्या होता है, here the individual are more or less spaced to equal distance. Regular में एक organism दूसरा organism तीसरा organism इनके बीच में क्या है, एक फिक्स स्पेस है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा, लेकिन वो फिक्सिंग है, रेगुलर है। दिस इज रेयर इन द नेचर बट इज कॉमन इन द क्रॉपलैंड। ये कहाँ होता है रेगुलर डिस्पर्सल, ये जो हम खेती करते हैं, फसलें जहां उगाते हैं वहां पर होता है रेगुलर डिस्पर्सल। एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक प्लांट जहां प्रेजेंट है उसके आगे जो प्लांट हम ग्रो करवाते हैं उसके बीच में क्या है, डिस्टेंस क्या है, नियरली इक्वल रखते हैं। Animal with terrestrial behavior tend to toward this dispersal. जो organisms terrestrial behavior के हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर भी ये देखा जा सकता है कुछ केसेस के अंदर। अदरवाइज रेगुलर डिस्पर्सल देखा जाता है क्रॉपलैंड के अंदर। रैंडमली जो प्रेजेंट होते हैं, रैंडमली में क्या होता है कि पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ इट्स नेबर। पता ही नहीं है कौन कहाँ रह रहा है, रैंडमली प्रेजेंट है, कोई कहाँ प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, तीसरा यहाँ प्रेजेंट है, किसी को किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, और ये नेचर के अंदर क्या है, रेयर प्रेजेंट होता है। क्लम्प्ड डिस्पर्सल के अंदर क्या होता है, मोस्ट पॉपुलेशंस एग्जिबिट दिस डिस्पर्सल्स टू सम एक्सटेंट विद इंडिविजुअल्स एग्रीगेटेड इनटू द पैसेज इंटरस्पर्स्ड विद नो और फ्यू इंडिविजुअल्स। क्लम्पिंग में क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और जो बाकी का स्पेस है वो खाली रहता है। यहाँ प्रेजेंट हो गए, यहाँ प्रेजेंट हो गए, यहाँ प्रेजेंट हो गए, दैट आर द क्लम्पिंग। Such aggregations may result from the social aggregations such as the family groups or may be due to the certain patches of the environment being more favorable for the population concerns. जैसे हमारी फैमिलीज रहते हैं, हम सब जगह तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक ग्रुप ऑफ प्रेजेंट है, जैसे जिनको हम विलेजेस का नाम दे देते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट आर द वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वन साइड ऑफ ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशंस के
और फिर क्या बीच में स्पेस खाली होता है, फिर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिर आगे प्रेजेंट होता है, एक अलग विलेजेस जो होता है, तो वो क्या होता है इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि जहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके लिविंग के लिए फेवरेबल होती हैं तो वहीं पर क्या है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना, डिस्पर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द एज स्ट्रक्चर्स। ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सभी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी तक। एज स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो अभी तक ग्रो नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए हैं। रिप्रोडक्टिव्स जो रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल है, मैच्योर हो चुके हैं, और जो रिप्रोडक्शंस के बाद प्रेजेंट हैं दैट आर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव्स, जो रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, अपने लेट एजेस के अंदर आ चुके हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस या फिर ऑर्गेनिजम्स इस एज ग्रुप के प्रेजेंट होते हैं। द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ दिस एज ग्रुप्स इन द प्रोपोर्शन टू द लाइफ स्पेन वैरीज ग्रेटली ऑफ विद इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें क्या है वो एज ग्रुप्स वैरी करते हैं लाइफ स्पेन्स के अकॉर्डिंग। तो हम इसके अकॉर्डिंग एज पिरामिड शो करते हैं। फिर इन्हीं तीनों को एक पिरामिड की शेप में शो करते हैं कि रिप्रोडक्टिव कितने हैं, रिप्रोडक्टिव कितने हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का क्या रेशियो है। एज पिरामिड को किसने दिया था? अकॉर्डिंग टू बॉडिंगमियर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द एज पिरामिड इन्होंने शो किए थे। एज पिरामिड वैसे क्या होता है? मॉडल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स in population of any organism is called the age pyramid। एज को शो कर रहे हैं हम उस पिरामिड में तो हम क्या बोलेंगे उसको एज पिरामिड। और अलग अलग पॉपुलेशंस के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्री के हैं, रिप्रोडक्टिव के हैं और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव के हैं। तो ये क्या है 3 अलग अलग एज ग्रुप हैं और उसके बेसिस के ऊपर अलग अलग क्या है 3 टाइप्स के एज पिरामिड है। फर्स्ट एज पिरामिड क्या है? ए पिरामिड विद ए ब्रॉड बेस। यहाँ पर क्या है? ब्रॉड बेस है। मीन्स क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है यहाँ पर ज्यादा है। इट इंडिकेट्स द हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। यंग इंडिविजुअल सबसे ज्यादा हैं क्योंकि हम सबसे नीचे प्री को शो करते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव को और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव को। ब्रॉड बेस में क्या होगा? ये ज्यादा होंगे। तो ये क्या बनाता है कि यंग इंडिविजुअल्स क्या है उसके अंदर ज्यादा है। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशंस, birth rate is high and population growth may be exponential as in the east housefly paramecium। इन सब के अंदर क्या है इस टाइप का एज ग्रुप देखा जाता है क्योंकि इसके अंदर आप क्या करेंगे ये देखिए इसकी ये है यंग। यहाँ पर ये जो यंग्स हैं ये रिप्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर आकर और नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है यहाँ पर आते ही बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्या कहा है इन्होंने कि बर्थ रेट क्या इसके अंदर हाई है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है एक्सपोनेंशियल है, एकदम से बढ़ेगी। एक्सपोनेंशियल में तो बढ़ती है 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 ऐसे बढ़ते हैं। दैट आर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कि उसमें एग्जैक्ट नंबर क्या है फिर डबल हो जाता है। अंडर सच कंडीशंस ईच सक्सेसिव जनरेशंस विल बी मोर न्यूमरस देन द प्रीसीडिंग वन। सक्सेसिव मतलब आगे आने वाली जनरेशंस जो है पहले वाली से बहुत ज्यादा बनेगी। दस ए पिरामिड विद ब्रॉड बेस वुड रिजल्ट। तो वो क्या करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज को शो करता है। नेक्स्ट वन इज द बेल शेप्ड स्टेशनरी टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, इक्वल नंबर ऑफ यंग वंस एंड द मिडल एज ग्रुप। अब रिप्रोड्यूस करने वाले और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों ही क्या है इक्वल है कि जितना पहले वाले ने रिप्रोड्यूस किया है उतना ही आगे वाली जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी। तो मतलब क्या उसके अंदर वो ग्रोथ तो हुई नहीं, वो क्या है स्टेशनरी पॉपुलेशन है। एज द ग्रोथ रेट बिकम स्लो एंड स्टेबल, ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा है, इतना ही चल रहा है जितना पहले से प्रेजेंट है, तो वो क्या होती है स्टेबल, उसको हम शो करते हैं। कि ऐसे पूछा जाता है कि बेल शेप जो पिरामिड्स होते हैं वो जो जनरेशंस के अंदर हमारा ग्रोथ रेट है वो किस तरीके से शो करते हैं, दैट आर द स्टेबल। दैट इज द प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स बिकम मोर और लेस इक्वल इन द साइज। क्योंकि दोनों के दोनों क्या है इक्वल में पड़ते हैं, बहुत कम या ज्यादा मतलब नियरली इक्वल होते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का तो कोई वो तो एज को क्या करते हैं बताते हो, एज को शो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ शो नहीं करते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव विल रिमेनिंग एज द रिजल्ट स्मॉलेस्ट, वो तो ऑटोमेटिकली स्मॉल होंगे। क्यों? क्योंकि जो अगर हम देखते हैं ये देखिए यहाँ इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, ये तो रिप्रोड्यूस के एबल ही नहीं है, इनकी तो डेथ होनी है।
ये इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। अब ये आगे जाके जब ये रिप्रोड्यूस के फेवर में आएंगे कि उसकी एज में आएंगे तो ये जितना इन्होंने रिप्रोड्यूस किया था इतना ये कर रहे हैं, क्योंकि नियरली इक्वल है ये तो ग्रोथ कहाँ से हुई, ये इनकी तो डेथ होनी है, फिर आगे ये इसमें ट्रांसफर करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। इन्होंने जितना ग्रो किया है इतने आगे वाले ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें चेंज नहीं होता है, तो नियरली क्या है, ये स्टेबिलिटी शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं अब ये आ गया बेल शेप के अंदर क्या होता है, फिर वो स्मॉलेस्ट शो करती है, स्टेबिलिटी शो करती है वो पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं अब अर्न शेप स्ट्रक्चर की, अर्न शेप क्या करती है कि नीचे से क्या है ये कम है, रिप्रोडक्टिव वाले क्या है, सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव क्या है कम है, पोस्ट वाले थोड़ा सा उससे ज्यादा है, और पोस्ट सॉरी प्री बिल्कुल स्टेबल आता है नियरली, और ये थोड़ा रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े से उससे ज़्यादा है, और पोस्ट वाले तो बिल्कुल ही कम है। इस तरीके की जब स्ट्रक्चर शो करती है तो वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ वालों ने ज़्यादा ग्रो किया था, आगे कम ग्रो करेंगे, कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। इट इंडिकेट ए स्लो परसेंटेज ऑफ द यंग इंडिविजुअल्स एंड स्लो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस सच एज द अनशेप्ड फिगर इज ऑब्टेन्ड। अनशेप की ये यहाँ पर अनशेप है, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोड्यूस किया वो ओल्ड एज में आ गए, ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो रिप्रोडक्टिव में आएंगे। अब प्री और ये क्या है नियरली क्या है, रिप्रोडक्टिव बल्कि ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा ग्रो किया था, प्री वाले क्या हैं कम है, ये आगे जब जाके ग्रो करेंगे तो इनसे कम ग्रो करेंगे, तो पॉपुलेशन क्या है थोड़ा सा डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगी। When the birth rate is drastically reduced, the pre-reproductive group dwindles in the proportions to the other two age groups of the populations। तो इस तरीके से क्या है इनके अलग अलग एज ग्रुप्स की फॉर्मेशन हो जाती है कि कैसे रिप्रोडक्टिव होते हैं, फिर प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं, तो वो सब कैसे अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है इनका। ये थे पिरामिड्स, एज पिरामिड्स। नेक्स्ट वन इज द नेटेलिटी। नेटेलिटी को हम दूसरा नाम क्या लेते हैं, बर्थ रेट। पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द नेटेलिटी। पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, नेटेलिटी की वजह से, क्योंकि बर्थ रेट होता है, बर्थ करते हैं यंग वंस। इट इज द सिंपल ए ब्रॉड टर्म कवरिंग द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय द बर्थ, हैचिंग, बाय फिजन। इन्होंने क्या बताया है कि नेटेलिटी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, या तो बर्थ से बढ़े, या हैचिंग से, या फिर फिजन से। वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उनका बर्थ होता है, उनकी हैचिंग होके वो आउट होते हैं, जैसे एग ले करते हैं तो उनके अंदर हैचिंग होती है, और जो ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं उनका बर्थ होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं जैसे पैरामीशियम है वो बाइनरी फिजन, हाइड्रा है फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इनसे ग्रो करते हैं तो उनका फिजन होगा, तो वो भी क्या है एक बर्थ रेट में काउंट होता है। The natality rate may be expressed as the number of organism born per female per unit time। natality rate होती क्या है कि एक फीमेल है जो एक यूनिट टाइम पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बर्थ कर रही है, दैट इज द natality rate। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, फिक्स होता है। इन ह्यूमन पॉपुलेशन natality इज इक्विवेलेंट टू द बर्थ रेट, क्योंकि हमारे केस के अंदर क्या है, वन और फीमेल वन यंग वंस को बर्थ करती है। रेयर केसेस, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं 2 और 3 के, तो अदरवाइज क्या है हमारे अंदर सेम होता है कि इतना ही ऑर्गेनिजम्स को बर्थ किया है, वही उसकी नेटेलिटी रेट है, वही उसकी बर्थ रेट है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर बढ़ जाते हैं तो उनकी नेटेलिटी रेट क्या है, बढ़ जाती है। तो नेटेलिटी 2 टाइप्स की होती है, मैक्सिमम नेटेलिटी एंड द इकोलॉजिकल नेटेलिटी। मैक्सिमम क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म को हमने सारी चीजें आइडियल दी और वो अपने लाइफ टाइम में बहुत अच्छे से उसने यंग वंस को ग्रो किया, दैट वन इज द मैक्सिमम, आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट और द पोटेंशियल और द फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी। इट इज द theoretical maximum productions of the new individuals under ideal conditions, which means that there are no ecological limit factors and that reproduction is limited only by the physiological factors। कि हमारी फिजियोलॉजी ने ही हमें मना कर दिया उन ऑर्गेनिजम्स को आगे ग्रो करने के लिए, आगे बर्थ करने के लिए, अदरवाइज उस ऑर्गेनिज्म ने अपने लाइफ टाइम में आइडियल कंडीशंस एनवायरनमेंट से गेन करके बहुत अच्छे से अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो बर्थ किया, दैट आर द मैक्सिमम नेटेलिटी। लेकिन
एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में सब कुछ मैक्सिमम या आइडियल नहीं होता है, वहाँ पर इकोलॉजी आती है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, एक्चुअल में लेकर आते हैं। ये तो थी हमने थ्योरेटिकल कहा कि वहाँ पर 10 ऑर्गेनिज्म थे, 10 के 10 ने रिप्रोड्यूस किया। मैक्सिमम क्या है कि 10 ऑर्गेनिज्म है और वो एक ऑर्गेनिज्म 1 और 10 ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है, और उन्होंने 10 ऑर्गेनिजम्स ने 10 ही रिप्रोड्यूस किए क्योंकि उनके पास तो एनवायरनमेंट भी फेवरेबल था, आइडियल कंडीशंस थी। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो 10 के 10 ऑर्गेनिजम्स ऐसा तो नहीं है कि कैपेबल हो रिप्रोड्यूस करने के लिए, और 10 के जो उन्होंने 10 ही आगे रिप्रोड्यूस किए हैं वो 10 के 10 लाइव हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो होती है रियलाइज्ड फिर, आल्सो कॉल्ड द रियलाइज्ड नैटिलिटी और द सिंपल नैटिलिटी। इट इज द पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर एन एक्चुअल एग्जिस्टेंस स्पेसिफिक कंडीशंस। अब एक्चुअल में उसने कितना रिप्रोड्यूस किया, दैट आर द रियलाइज्ड। इट टेक्स इनटू द अकाउंट ऑल पॉजिटिव एग्जिस्टेंस एनवायरमेंटल कंडीशंस। हमने सब कुछ पॉजिटिव में माना लेकिन वो होता नहीं है, यह आइडियल कंडीशंस एनवायरनमेंट में कभी प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो रियलिटी में उसने जितना ग्रो किया, जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बर्थ किया, दैट आर द एक्चुअल और द रियलाइज्ड नैटिलिटी। नैटिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पॉपुलेशन कितनी थी, कितने टाइम में उसने ग्रो किया, दैट आर द एब्सोल्यूट नैटिलिटी रेट। लेकिन एक्चुअल में उसने कितना किया, ये तो थी मैक्सिमम dn/n dt, इसमें स्पेसिफिक नैटिलिटी रेट दैट आर द b, नैटिलिटी रेट पर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। n इज द इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने हैं, स्मॉल n इज द न्यू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, कितना है, t इज द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है। dn/dt इज द एब्सोल्यूट नैटिलिटी रेट, dn/dt अपॉन n, कि उन्होंने इतने ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिप्रोड्यूस किया है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़े हैं, स्पेसिफिक नैटिलिटी रेट दैट इज डिनोटेड बाय द b। अगर हम बात करते हैं ये रिप्रेजेंटेशंस हैं इसकी किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉपुलेशन की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके बेसिस के ऊपर। क्लच साइज, क्लच साइज क्या होता है कि नंबर ऑफ यंग प्रोड्यूस्ड फॉर ईच ओकेजन। एक बार जब एक फीमेल रिप्रोड्यूस करती है तो वो कितने नंबर ऑफ यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती है, दैट आर द क्लच साइज। इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तभी तो वो ग्रो करेगी, तभी तो वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं किसी भी एक डॉग की बात करते हैं, अगर वो 5 कोई जो बिच होती है वो 3 यंग वंस को बर्थ करती है, कोई 5 को करती है, लेकिन ये फिक्सिंग तो नहीं है कि इतना ही होगा, तो वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी रेट कैसे डिस्क्राइब की जाएगी। द टाइम बिटवीन द वन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एंड द नेक्स्ट, एक बार फर्स्ट टाइम उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, अब वो नेक्स्ट टाइम कब रिप्रोड्यूस करेंगे इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नैटिलिटी रेट क्या होगी। अगर उन्होंने एक बार 5 ईयर की स्टेज में ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो फिर 5 के डिफरेंस में ग्रो किए, तो नैटिलिटी रेट उतने ही रेशो से नहीं बढ़ती है, ये एक्चुअल में होता है। द एज ऑफ द फर्स्ट रिप्रोडक्शन, जब वो फर्स्ट टाइम रिप्रोड्यूस करने के एबल हुई या फिर जब उसने यंग वंस से मेच्योरिटी गेन की, तो उसने फर्स्ट टाइम कब रिप्रोड्यूस किया उस एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका नैटिलिटी रेट क्या होगा। नैटिलिटी यूजुअली इंक्रीज विद द पीरियड ऑफ द मैच्योरिटी एंड देन फॉल अगेन एज द ऑर्गेनिज्म गेट ओल्डर। नैटिलिटी जब वो यंग वंस होता है, मैच्योर होता है, तब ज्यादा होता है नैटिलिटी का रेट, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होके एज ग्रुप की तरफ जाएगा, ऑल्डर एज की तरफ जाएगा, तो उसका क्या है, फॉल अगेन हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, उसका नैटिलिटी रेट क्या है, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जिसकी हम बात करते हैं। डेथ रेट में क्या होता है, डेथ को हम मिनिमम में बात करते हैं और नैटिलिटी को हम मैक्सिमम में बात करते हैं कि मैक्सिमम यंग वंस का कितना बर्थ हुआ, और मोर्टेलिटी में हम मिनिमम ओल्ड एज ग्रुप्स का कितना, ओल्ड एज ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स का डेथ हुई, दैट आर द मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी मीन्स क्या होती है, रेट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स का डेथ हुआ और वो भी मिनिमम, दैट आर द मोर्टेलिटी रेट। बात करते हैं हम मोस्ट ऑफ केसेस मिनिमम मोर्टेलिटी की बात करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी, इट रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल मिनिमम लॉस अंडर आइडियल और द नॉन लिमिटिंग फैक्टर्स। यहाँ हमने बात की कि मिनिमम मोर्टेलिटी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की हो रही है जो ओल्ड एज के हो चुके हैं, उन्हीं की डेथ होगी बस। इट इज द कांस्टेंट फॉर ए पॉपुलेशन, हमने कहा जैसे हमने एज ग्रुप्स शो किए यहाँ पर,
हमारे अकॉर्डिंग क्या किया हमने कि पोस्ट की ही सिर्फ डेथ होनी चाहिए, प्रोडक्टिव और प्रीप्रोडक्टिव में किसी की भी डेथ ना हो, दैट आर द मिनिमम मॉर्टेलिटी। बट ऐसा तो नहीं होता है। तो वो क्या, जब हम उसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में कितनी मौतें हुई हैं, डेथ हुई हैं, दैट आर द इकोलॉजिकल और द रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। इट इज द एक्चुअल लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस। जब एक्चुअल में कितनी उनकी डेथ हुई ऑर्गेनिजम्स की उस पॉपुलेशन के अंदर, दैट आर द इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी। क्योंकि हो सकता है कि मास डेथ हो जाए, हो सकता है कोई डिजीज आ जाए, दैट उसकी वजह से भी हो सकता है। और डिजीज ये नहीं देखती है कि यंग वंस है, ये मैच्योर है या फिर ये ओल्ड एज का है, वो किसी की भी डेथ हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए पॉपुलेशन and varies with population and environmental conditions such as predations, disease and the other ecological hazards। ये फिक्स नहीं होता है कि इकोलॉजी की जो इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी जो होती है या फिर रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। उसके अंदर किसी की भी डेथ हो सकती है, एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से भी पॉपुलेशन कम हो सकती है, प्रेडेशन की वजह से भी हो सकती है, डिजीज की वजह से भी हो सकती है, और कोई भी इकोलॉजिकल हैजार्ड आ सकता है जिसकी वजह से वहाँ के ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए। तो जो एक्चुअल में होती है दैट आर द इकोलॉजिकल या फिर रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। अगर हम बात करते हैं अब वाइटल इंडेक्स एंड द सर्वाइवलशिप कर्व। वाइटल इंडेक्स क्या होता है? ए बर्थ एंड द डेथ रेशियो, है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, और उनको 100 से क्या है 100 में से काउंट करते हैं। दैट आर नोन एज द वाइटल इंडेक्स। बर्थ अपॉन डेथ इनटू 100 दैट शो द वाइटल इंडेक्स। फॉर ए पॉपुलेशन द सर्वाइविंग individuals are more significant for a population than the dead ones। क्योंकि एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसके अंदर बर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द डेथ। अगर एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है और डेथ भी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन बर्थ की पॉसिबिलिटी फिर भी ज्यादा है, तो वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन में बर्थ ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। The survival rates are generally expressed by the survivorship curve। सर्वाइवरशिप कर्व अलग से करवाऊंगी मैं आपको, 3 सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं, उनको अलग से करवाया जाएगा। तो इसमें आपको वाइटल इंडेक्स याद करना है, एक्चुअल मॉर्टेलिटी या मिनिमम मॉर्टेलिटी, तो वो सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए इकोलॉजी में क्या होती है। अब बात आती है बायोटिक पोटेंशियल की। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? ईच पॉपुलेशन हैज द इनहेरेंट पावर टू ग्रो। हर एक पॉपुलेशन के अंदर ग्रो करने की एबिलिटी होती है। When the environment is unlimited, जब एनवायरमेंट के रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बिकम कांस्टेंट। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर इंडिविजुअल, की पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कैसे ग्रो कर रही है वो कांस्टेंट होगी। मैक्सिमम फॉर द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जो कंडीशंस, क्योंकि एनवायरमेंट तो अनलिमिटेड है, वहां पर कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो वो क्या करेगी? मैक्सिमम ग्रो करेगी। द वैल्यू ऑफ ग्रोथ रेट अंडर दीज फेवरेबल कंडीशन इज मैक्सिमम। अब सब चीजें सही हैं, फेवरेबल हैं, तो फेवर करेगी तो पॉपुलेशन क्या करेगी? ग्रो करेगी। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज स्ट्रक्चर एंड इज ए सिंगल इंडेक्स ऑफ द इनहेरेंट पावर ऑफ ए पॉपुलेशन टू ग्रो। तो ये जो फेवरेबल कंडीशंस के बाद वो क्या करता है? ग्रो करती है, उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, तो वो क्या होती है? उसकी पॉपुलेशन के ग्रो करने की एबिलिटी होती है। इट मे बी डिजाइन्ड बाय द सिंबल आर, ये आर से रिप्रेजेंट होती है, विच इज द एक्सपोनेंट इन द डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज अंडर स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस। ये उन कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं? जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में क्या करती है? फिर ये ग्रो करती है। आर क्या करता है? शो करता है कि बर्थ रेट माइनस द डेथ रेट, दैट आर द बायोटिक पोटेंशियल। उस रेट से जितना ग्रो करेगी दैट आर द आर, और ये उसके पास कितनी एबिलिटी है वो रिप्रेजेंटेशन करता है। ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अंडर अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशंस, हमने यही बात की है कि एनवायरमेंट की कंडीशंस क्या है? अनलिमिटेड है। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड ऑन द एज कंपोजिशन, ऑर्गेनिजम्स की एज कंपोजिशन क्या है, प्री कितने हैं, पोस्ट कितने हैं, रिप्रोडक्टिव कितने हैं। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ड्यू टू द रिप्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट एज ग्रुप्स। देयर मे बी सेवरल वैल्यू ऑफ आर,
फॉर ए स्पीसीज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। कोई भी वैल्यू हो सकती है आर की अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स। When a stationary or stable age distribution exists, the specific growth rate is called the intrinsic rate of natural increase or R maximum। जब इस ग्रोथ किसी भी ग्रोथ रेट के ऊपर या फिर किसी भी एज स्ट्रक्चर के ऊपर जब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होती है, बढ़ती है जब पॉपुलेशंस, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या फिर आर मैक्सिमम, that are represented by the R is equal to B minus D, and B denoted the birth rate and D denoted the death rate. Maximum value of R is often called by the less specific but widely used expressions biotic potential or the reproductive potentials। R को हम क्या है, बायोटिक पोटेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी एक्सप्रेस या फिर मार्क कर सकते हैं। Chapman coined the term biotic potentials to designate maximum reproductive power। चैपमान ने क्या कहा था कि बायोटिक पोटेंशियल्स या फिर उसको कहा था कि उसकी जब मैक्सिमम पावर कितनी होती है ग्रो करने की। एक्चुअल में बायोटिक पोटेंशियल अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी 5 ईयर की एज में ग्रो करना स्टार्ट करता है, मैक्सिमम उसकी 15 एज की ग्रोथ एज है, 10 तक वो ग्रो कर सकता है, और एक बार जब वो रिप्रोड्यूस करता है एक सीजन के अंदर तो वो 5 ऑर्गेनिज्म को मैक्सिमम बर्थ कर सकता है। तो वो जो ये बीच के 5 ईयर्स है, 5 ईयर में वो मैच्योर हुआ, उन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, 10 तक वो रिप्रोड्यूस कर सकता था, एक बार जब रिप्रोड्यूस करता है तो 5 ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है, तो वो हर ईयर 5 ऑर्गेनिजम्स को अगर रिप्रोड्यूस करता है, दैट आर देयर बायोटिक पोटेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं। इन्होंने यही कहा था, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस टू सर्वाइव, दैट इज टू इंक्रीज इन नंबर। अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए जितना मैक्सिमम ग्रो कर सकते थे, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करने की जो उसके पास पावर है, दैट आर नोन एज द रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ द बायोटिक पोटेंशियल। इट इज ए शॉर्ट ऑफ algebraic sum of the number of young reproduced to each reproductions। यही कहा ना कि algebraic sum of the young produced at each reproductions, हर एक रिप्रोडक्शन के अंदर वो जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस किए उसने, और मैक्सिमम एज तक जितना रिप्रोड्यूस कर सकता था तब तक उसने किया। द नंबर ऑफ रिप्रोडक्शंस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, द सेक्स रेशियो एंड देयर जनरल एबिलिटी टू सर्वाइव अंडर गिवन फिजिकल कंडीशंस। उस एनवायरमेंट कंडीशंस के अंदर वो जितना मैक्सिमम ग्रो कर सकता था, जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते थे, उसने उतने ही रिप्रोड्यूस किए। विद द टर्म ऑफ बायोटिक पोटेंशियल वन इज एबल टू रिप्रोड्यूस टुगेदर नैटलिटी, मोर्टेलिटी एंड द एज डिस्ट्रीब्यूशन। बायोटिक पोटेंशियल में क्या आता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम नैटलिटी के साथ, मिनिमम मोर्टेलिटी के साथ, अपने एज डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम जितना ग्रो करता है, दैट आर द बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या आती हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं। सेवरल पॉपुलेशंस दैट इंटरेक्ट एंड इनहैबिट ए कॉमन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड आर इंटरडिपेंडेंट। वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है एनवायरनमेंट में कोई भी चीज इंडिविजुअल में एग्जिस्ट नहीं, एक्चुअल में अलग से या फिर ये कहें कि बिल्कुल सेपरेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो कम्युनिटी जब बनती है तो बहुत सारी पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दैट्स जो द कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज एंड एबायोटिक। यहाँ तक तो हमने कम्युनिटी तक तो हमने सिर्फ क्या किया था कि जो लिविंग्स थे उनकी बात की थी। अब इसके साथ साथ यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों का इंट्रैक्शंस जब आता है और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब आता है, दैट्स जो द इकोसिस्टम। There is an interactions with both living and the non-living component of the environment। एनवायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रेजेंट हो और उनके आपस में इंट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। बायोस्फीयर क्या है? सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर फैक्टर्स विच सपोर्ट लाइफ। बायोटिक, एबायोटिक एक लार्ज एरिया पर जब हम उनको स्टडी कर रहे हैं, ग्लोबली एरिया पर जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं,
that are the biosphere. Biosphere mainly refer to the parts of earth crust. अर्थ के ऊपर अगर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग को, तब हम क्या बताते हैं, बायोस्फीयर. अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी. माइक्रोबियल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ग्लोब, बायोस्फीयर जिसके अंदर हम पढ़े. तो ये क्या है, इसकी हायरार्की के अकॉर्डिंग भी हैं और टाइप्स ऑफ इकोलॉजी भी हैं कि हम कहाँ पर इंटरेक्शंस को स्टडी कर रहे हैं. माइक्रोबियल इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, माइक्रोबियल इकोलॉजी में स्मॉलेस्ट फंडामेंटल लेवल है लाइफ का, जहां पर हम सेलुलर, क्योंकि माइक्रोब्स कितने होते हैं, एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, तो यहाँ पर हम एक सेल के ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हम सेलुलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं. इट मेक्स मेनली द फर्स्ट टू लाइफ किंगडम्स लाइक मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा. मोनेरा और प्रोटिस्टा के लेवल पर हम क्या हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं. यहाँ पर जब हम स्टडी करते हैं दैट आर द माइक्रोबियल इकोलॉजी. Here the connections are made between the microbes and their relationship with each other and their environment. यहाँ पर हम माइक्रोब्स को स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करेंगे, दैट आर नोन एज द माइक्रोबियल इकोलॉजी. Microbial ecology is particularly important in the analysis of evolutionary connections and events leading to the existence. माइक्रोबियल स्टडी हम करते हैं फाइलोजेनी, मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ है. एक हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एप्स से ग्रो हुआ है, बंदरों से ग्रो हुआ है, चिंपैंजीज से ग्रो हुआ है, तो हम इवोल्यूशन स्टडी करने के बाद ही बता रहे हैं. तो लेकिन ऐसा ये तो मतलब नहीं है कि जो चिंपैंजी हैं, एप्स हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं. ह्यूमन बीइंग तो उनसे बना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं. तो वो ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो कर पाते हैं आगे, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया था. तो इसी तरीके से जब हम फाइलोजेनी को, इवोल्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं कि पहले सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बना हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि सबसे बड़ा बन गया एकदम से. तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स. तो हम माइक्रोब्स की स्टडी, इवोल्यूशन की स्टडी के कनेक्शंस को स्टडी करने के लिए भी पढ़ते हैं. दिस कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप शेयर्ड अमंग ऑर्गेनिजम्स. तो उन्होंने आगे वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या क्या रिलेशनशिप शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कनेक्शंस पता कर पाते हैं. इट इज पार्टिकुलर इंटरेक्ट इन द डीएनए, आरएनए के स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, उनके अंदर कैसे प्रेजेंट थी, हमारे अंदर कैसे प्रेजेंट है, क्या क्या चेंजेज हैं, उन सभी की स्टडी क्या है, माइक्रोबियल इकोलॉजी में आती है. अब हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर स्टडी करते हैं, उसका इंटरेक्शन स्टडी करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट से भी, और उसका विद इन द स्पीसीज भी और विद इन द बिटवीन स्पीसीज. द स्टडी ऑफ organism and its fundamental level and can be encompass microbial biology. एक ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल लेवल के ऊपर, तो किस तरीके से होता है. इन दिस टाइप ऑफ इकोलॉजी द मेन गोल इज द अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिज्म बिहेवियर. उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ अडप्ट कर रहा है, अडप्टेशंस के ड्यूरेशंस में उसका बिहेवियर कैसा है, रीजन क्या है उसके इस बिहेवियर का या इस अडप्टेशंस का, उसको जब एक्सप्लेनेशंस करते हैं तो दैट इज आर द बिहेवियर इकोलॉजी और द ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी. इन दिस केस द मेन कंसर्न्स इज द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड ऑल इट्स डिफरेंट नॉनसेंस, स्पेशली इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल ट्राइज टू enhance the survival of organism or any beneficial adaptation. तो एक एनवायरनमेंट के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म का कैसा बिहेवियर है, कैसे वो इकट्ठा हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं उस अडेप्टेशंस के, उसने वो अडेप्टेशंस की क्यों है, उन सब की स्टडी इज द ऑर्गेनिज्म बिहेवियर. पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशंस की स्टडी करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे इकट्ठा कर रहते हैं, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है, क्या उनका साइज है, क्या उसकी डेंसिटी है, क्या स्ट्रक्चर बनती है पॉपुलेशन की, माइग्रेशन क्यों करते हैं, इंट्रैक्शंस के क्या क्या टाइप्स हैं, वो सब स्टडी क्या होती हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी. और पॉपुलेशन इकोलॉजी के बाद हम पढ़ते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी. कम्युनिटी में क्या है, लुक द कम्युनिटी. अगर हम कम्युनिटी के लेवल पर देखेंगे कि किस तरीके से इंट्रैक्शंस हैं. दिस इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशंस. The focus here is usually the interactions between the different species and how their number, size, all mesh together and how change in population change the dynamic of the whole community. कि उस community में कितनी species हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ interact कर रही हैं,
क्या क्या उसके अंदर चेंजेज हैं, क्यों चेंज हो रही हैं, उन सब की स्टडी क्या होती है, कम्युनिटी इकोलॉजी। इकोसिस्टम के लेवल पर अगर हम बात करते हैं, दैट आर द इकोसिस्टम इकोलॉजी। Ecosystem ecology makes a unique contribution to understanding ecology by adding biotic factors to an item analyzed alongside the biotic factors involved. नॉन लिविंग और लिविंग फैक्टर्स के आपस में इंट्रैक्शंस क्या है एक बड़े लेवल के ऊपर, दैट आर द इकोसिस्टम इकोलॉजी। दिस इंट्रैक्शंस therefore involves all aspects of the environments and how they interact। कैसे वो इंट्रैक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। It includes understanding how things like climate and the soil compositions affect the behavior and the interactions of the populations from different species। Organisms कैसे interact करते हैं एक दूसरे के साथ, environment के साथ कैसे करते हैं, climate के साथ कैसे करते हैं, soil के साथ कैसे करते हैं, वो species कैसे एक दूसरे के behavior को affect करती हैं, that are the ecosystem ecology। It also includes a wide range of the factor to better understand the whole aspects of the interactions between the living things and their environment habitats। उस हैबिटेट के अंदर कैसे वो स्पीसीज रह रही हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, नॉन लिविंग लिविंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है, लिविंग नॉन लिविंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे कर रहा है, और एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को कैसे कर रही है, वो उसके अंदर हम इकोलॉजिकल या फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। ग्लोबल या फिर बायोस्फीयर इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजी इज द प्रिंसिपली इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंड ऑल द इकोसिस्टम अफेक्ट द एंटायर ग्लोब। अब हम बड़े लेवल के ऊपर बायोटिक इंट्रैक्शंस एबायोटिक इंट्रैक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, दैट आर द ग्लोबल इकोलॉजी। दिस इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट बायोमास विद कंसिडरेशन ऑफ एस्पेक्ट्स सच एज द क्लाइमेट एंड द अदर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अगर हम पूरे इनकी स्टडी करते हैं कि कैसा इकोसिस्टम वहाँ का प्रेजेंट है, कैसे ज्योग्राफी वहाँ की है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, तो इन सब की अगर हम जब बात करते हैं, दैट आर द बायोस्फीयर और द ग्लोबल इकोलॉजी। इट मीन्स ग्लोबल इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट द होल वर्ल्ड्स बायोस्फीयर while considering all living organisms from the microscopic to higher lifetimes। तो उसमें हम सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म इतने लंबे टाइम से प्रेजेंट है, क्या क्या उसके अंदर चेंजिंग आए हैं, कैसे वो बायोटिक एबायोटिक इंट्रैक्शंस हैं, क्या चेंज आ रहा है, क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक जनरल टर्म्स पढ़ी हैं। आगे की टॉपिक्स इकोलॉजी के आपको चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।